हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के बुक फिजिक्स यूनिट नंबर सेकंड के एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, टाइम की बर्बादी किए बिना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है क्या कहलाता है? एक मिनट को, हाँ द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। द्रव्यमान केंद्र वाले बिंदु के लिए किनका योग शून्य होता है? द्रव्यमान अवगुणों का, जैसे लिखते हैं ना, एम एम आई आर आई समेशन इज इक्वल टू 0, ये होता है ना। और बात नेक्स्ट, सममित वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। सममित वस्तु मतलब सिमिलरली वस्तु है तो उनका द्रव्यमान केंद्र हमेशा उसके भी क्या आएगा, बीच में आएगा, ये वस्तु के केंद्र पर। ठीक है, नेक्स्ट, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में मतलब बाह्य बल नहीं लगा रहा तो उसका वेग क्या होता है? नियत होता है। द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होता है? नियत होता है। नेक्स्ट चलो, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग क्या होता है? संवेग भी क्या होगा फिर? नियत होएगा। ठीक है, संवेग भी क्या होगा? नियत रहेगा। नेक्स्ट चलो, छठा क्वेश्चन, बहुकणीय तंत्र के लिए गतिज ऊर्जा का सही संबंध है। बहुकणीय तंत्र के लिए यह मैंने आपको प्रूव करवा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, द्रव्यमान केंद्र कण तंत्र में गतिज ऊर्जा रहती है। द्रव्यमान केंद्र कण तंत्र में गतिज ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। क्या रहती है भाई? नियत रहती है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8, द्विकण तंत्र की समस्या को एक कण तंत्र में जिसकी सहायता से बदलते हैं, एक कण तंत्र में जिसकी सहायता से बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? समानित द्रव्यमान। ठीक है, पढ़ा है ना हमने कि जैसे ये होता है समानित द्रव्यमान को, जैसे ये एम एम M1 M2 अपन में M1 प्लस M2, इस ऐसा फॉर्मूला जिसको लिखते थे म्यू से। ठीक है, नेक्स्ट चलो। हाँ लिखो, भी आ गया, द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान का सही संबंध है। कौन सा सही है तब? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभी बताया ना। ठीक है, देखो रात के 2 बज रहे हैं, आवाज़ आ रही। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उपग्रह तथा पृथ्वी तंत्र का सामान्य द्रव्यमान होगा। उपग्रह और पृथ्वी का सामान्य द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह के द्रव्यमान। देखो मैं एक बात बार बार आएगी, पहले वो क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब भी सामान्य द्रव्यमान निकालेंगे हम, जैसे M1 M2 अपॉन में M1 प्लस में M2, जैसे सामान्य द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, तो ये जब दो वस्तुओं की बात करेगा, वस्तु है या फिर कोई दो पिंड है, मतलब जैसे पृथ्वी और उपग्रह, पृथ्वी और उपग्रह में भार किसका कम है? उपग्रह का। तो उपग्रह का क्या होगा, ये लिख रहा है ना कि समान द्रव्यमान होगा, वो उपग्रह के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे समझ आओगे, ये तो क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखो 11, किसी तंत्र का सामान्य द्रव्यमान हमेशा होता है, देखिए ये बात भी लिख दी, क्या होता है? कम द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, कम द्रव्यमान के बराबर होगा, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चलो, 12वां क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु या इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान होता है। अब इसमें से कम भार किसका? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन का कितना था? 10⁻31, 9.1 गुणा 10⁻31, और ये कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻27। कौन सा ज़्यादा है? ज़्यादा बोले तो ज़्यादा ये है, कम कौन सा है? तो कम के बराबर होगा, लिखा ना, कम द्रव्यमान के बराबर, पहले क्वेश्चन में किया। तो इसमें किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा।
ऑप्शन नंबर, देखो दोबारा देख लो, ये कभी देखना हो, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर है 13, ड्यूटॉन या न्यूट्रॉन, ड्यूटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन तंत्र का सामान्य द्रव्यमान होगा। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है ना वो सेम होता है, ठीक है, पता है भाई इतना तो mn/2 या mp/2, जैसे अगर मैं बोलूँ उसी सूत्र को लेके चलें, μ होता है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये सारे केस करवा रखे हैं भाई मैंने। देखो m1 मान लिया मैंने न्यूट्रॉन का मास, तो वही दूसरे के बराबर mn के बटे में mn, सॉरी ये गुणे में है ना, गुणा, और यहाँ पे प्लस में mn, तो mn और mn कितना हो गया 2mn, और ये mn क्या हो गया mn का स्क्वायर, एक mn से एक कट गया तो क्या आ गया mn/2। ऐसे mn की बजाय क्या लिख सकते हो mp 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 mp, ठीक है। तो देखो आगे, तो इसका समझ में आ गया, ये भी सही है ये भी सही है, इसका मतलब बहुत लिख दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14, घूर्ण गति में कोणीय संवेग का ही महत्व है, तो लिखना था। तो रेखीय गति में खाली स्थान होता है, रेखीय गति में क्या होता है रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, घूर्ण गति में कोणीय संवेग होता है और रेखीय गति में क्या होता है रेखीय संवेग, ठीक है। नेक्स्ट, कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण व कोणीय वेग में सही संबंध। कोणीय वेग देखो, कभी तो कोणीय वेग को एल जे से भी लिख देते हैं और एल से भी लिख देते हैं, आगे आ गया है तो कन्फ्यूज मत होना, जे भी एल भी। तो आई क्या होता है जड़त्व आघूर्ण, डब्ल्यू ओमेगा क्या होता है कोणीय वेग, तो ये इसका सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, कोणीय संवेग व बलाघूर्ण में सही संबंध है, ये टो इज इक्वल टू होता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ बल इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू क्या पड़ा है dp/dt, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बल, और कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बलाघूर्ण, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलो, किसी कण तंत्र पर बलाघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग होगा। देखो अब भी करवाया, बलाघूर्ण बोले तो टो इज इक्वल टू डी जे लिखा ना अभी, डी जे अपॉन में डी टी। अभी पूछ रहे हैं अगर ये बलाघूर्ण कितना हो 0, अगर ये 0 होगा तो डी जे अपॉन में डी टी। अगर किसी का अवकलन करते हो आप टी के रिस्पेक्ट में और क्या आता है 0, इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है कांस्टेंट है। कैसा है कांस्टेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, देखो जैसे डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करो और यहाँ पे 2 है, 2 का अवकलन क्या है 0, तो यहाँ पे 0 था लेकिन यहाँ पे था क्या जे, और जे 0 कब आ सकता है, मतलब ये इसकी वैल्यू 0 कब आ सकती है जब जे क्या हो, जैसे कोई कांस्टेंट नंबर हो, जैसे 2 3 4 ऐसे, तो जे क्या है कांस्टेंट। कहाँ है ऑप्शन इसका, ये रहा, नहीं आता, ठीक है। 18वां, द्रव्यमान के अंदर निर्देशित फ्रेम में वेग, द्रव्यमान के अंदर निर्देशित फ्रेम में वेग क्या होता है शून्य होता है। द्रव्यमान के अंदर में इसका वेग क्या होता है निर्देश फ्रेम में शून्य होता है। शून्य संवेग निर्देश फ्रेम, ठीक है, वो क्या होता है शून्य निर्देश फ्रेम, ये होता है, ठीक है। सी फ्रेम, और सी फ्रेम होता है एल फ्रेम होता है, लैब मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो मतलब हिंदी में प्रयोगशाला मतलब कि फ्रेम मतलब कि तंत्र, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो वेग होता है ना वो क्या होता है शून्य, ठीक है।
और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, शून्य समवेग निर्देश तंत्र कहते हैं। तो शून्य समवेग निर्देश तंत्र किसको कहते हैं, सी फ्रेम कहते हैं। 20वां क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान के कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद वेगों का सही संबंध है। देखो ये पूरा डेरिवेशन 2 पन्नों में करवा रखा, 2-3 पन्ने में बल्कि। जैसे ये इससे टक्कर करेगा, इसकी वेलोसिटी u1 है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी मतलब कि u1 और इसका मान लिया मैंने ये u2। तो जैसे टक्कर होगी इनकी यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी क्या v1 और इसकी वेलोसिटी क्या v2। तो ये वेलोसिटी है ना, जो ये वाली वेलोसिटी, ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी जिससे टक्कर करता है वो इसके बराबर हो जाएगी, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। टक्कर करके देख लेना एक दूसरे से, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, न्यूटन मंदन में किसी टक्कर के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो ये न्यूटन सम्मुख, ठीक है, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। और संवेग व गतिज ऊर्जा संरक्षण दोनों नियम लागू होते हैं, वो कौन से टक्कर में, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में लागू होते हैं, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण पर या ऊर्जा संरक्षण पर या दोनों पर या नन ऑफ दीज, बताइए। ये ऑप्शन नंबर संवेग संरक्षण पर, देखा होगा अच्छे से, ठीक है। आगे चलो, एक चलनी रॉकेट का अधिकतम वेग कितना होता है, 3.5 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, कैलकुलेट करवा रखा था। और प्लान वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे रॉकेट होता है ना भाई, रॉकेट उड़ता है तो ये एक चरण के साथ, जैसे मतलब इसका धुआं खत्म हो गया इसको छोड़ देगा, इसका धुआं खत्म हो गया इसको छोड़ देगा, तो एक से ज़्यादा चरण लेते हैं। अगर एक चरण लेके जाएगा तो उसका ना, जैसे मान लो इसमें बहुत ज़्यादा ईंधन भर रखा है, बहुत ज़्यादा ईंधन भर रखा है, तो जिस पात्र में ईंधन भर रखा हो वो भी मतलब बड़ा सारा होना चाहिए। बड़ा सारा होगा तो नॉर्मल सी बात है, उसमें मास भी होगा, मास होगा तो जैसे ईंधन तो कम होता जा रहा है, और ये मास उसका जो जिसमें रखा है वो तो क्या हो रहा है, वो तो उतना ही रहेगा। तो इसको कैसे कम किया जाए, तो ऐसे क्या करते हैं, तो जैसे रॉकेट बनाते हैं ना, रॉकेट के साथ में इस मतलब कि ईंधन के मतलब सामान लेके जाते हैं यहाँ पे। तो ये ईंधन का, ये जैसे इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा ना तो इसको छोड़ देंगे नीचे, इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा इसको छोड़ देंगे, बाद में बस वो रोवर रोवर उसके आम रुकता है, जैसे चंद्रयान में देखा होगा, ठीक है। जड़त्वीय गुणांकों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 9 होती है, पढ़ा होगा ना, जे एक्स एक्स जे एक्स वाई जे वाई जेड, ये 9 थे, ठीक है। जड़त्व गुणांक की कोटि कितनी होती है, कोटि के टेंसर होते हैं द्वितीय, द्वितीय कोटि का टेंसर होता है ये, ठीक है। घूर्णन गतिज ऊर्जा का सही संबंध ये होता है 1/2, देखो उसमें पढ़ा है 1/2 mv²। एम की जगह क्या है आई, वी की जगह क्या आता है ओमेगा। ये क्या होता है द्रव्यमान, ये होता है जड़त्व, ये क्या होता है रैखिक वेलोसिटी, ये होती है कोणीय वेलोसिटी। तो ये गुणन गतिज ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा का सूत्र याद हो जाए तो ये भी याद हो जाएगा। न्यूटन मंदन में प्रति इकाई ऊर्जा के लिए ऊर्जा हानि का सही संबंध होता है, ये हम प्रूव करवा चुके हैं आपको। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ये किसी भी क्वेश्चन में देखो डाउट होना तो आप कमेंट कर देना, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आप इनको देखो और पेपर में इनको सभी को टिक मार के आओ, अच्छे अच्छे और अच्छे नंबर आने चाहिए, बहाना नहीं आना चाहिए कि सर हमारे को MCQ नहीं करवाए थे। नेक्स्ट 29वां, बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल आघूर्ण का सूत्र होता है टो इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। ये मत कर देना, ये ऐसा नहीं है कि सर हाँ ये भी ऐसा ही लग रहा था और ये भी ऐसा लग रहा था, ठीक है। शर्ट सभी पहनते हैं, सभी आपके पापा या मम्मी नहीं है, समझ में आ गई ना बात, एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये आर क्रॉस एफ है। अगर थोड़ा सा और बताना चाहूँ तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है।
ये जो थीटा होता है इससे इसकी तरफ लेके जाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर की आती डायरेक्शन इसके, जैसे मान लो सी वेक्टर है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो इसकी डायरेक्शन मिलती है। जैसे ये ये ए एक्स में है, ये वाई में है, तो अब जो डायरेक्शन मिलेगी मैग्नीट्यूड आएगा वो किस में आएगा, जेड में आ जाएगा। छोड़ो, ज़्यादा नहीं बताना। बलागुण का मात्रक क्या है? बलागुण का मात्रक, बलागुण क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका मात्रक न्यूटन और इसका मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कण वेग कोणीय वेग के खाली स्थान होता है। पुष्कण वेग क्या होता है? ओमेगा पी इज इक्वल टू एम जी आर अपॉन में जे होता है। तो कोणीय संवेग के क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलो, गुणन गति ये दोबारा हो गया वो है ना, ये अभी तो आया था। नेक्स्ट चलो, एक व्यक्ति घूमती मेज पर भुजाएं मतलब हाथ फैलाए बैठा है, अगर वो भुजाएं सिकोड़ लेता है तो जड़त्व गुण क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान जैसे पहले तो ज़्यादा है, फैला के ऐसे एक आदमी है, समझना थोड़ा सा, एक आदमी है ये ऐसे ऐसे बैठा है। ठीक है, फैला, अगर इसको इन हाथों को ये ऐसा कर लेना ऐसा, तो इनका जो आर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो अपना आई होता है वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर। आर का मान कम हो जाएगा तो आई का मान तो कम हो गई होगा। किसकी आर कौन कम हो गई? ये यहाँ से यहाँ तक या इस सेंटर पॉइंट से ये क्या होती? आर, तो आर कम हो जाएगा। ठीक है, शंकु का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है h/4। जैसे ये शंकु है तो इसकी हाइट है ना जैसे h, तो इसका चौथा हिस्सा यहाँ पे मतलब इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, जिससे शंकु लटक जाए कहीं पे भी ना जाए। कोणीय त्वरण व रेखीय बेटा बोलो वे रेखीय त्वरण में संबंध होता है। ये होता है ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, और वो भी पढ़ा होगा ना आपने, कोणीय वेग और रेखीय वेग, कोणीय रेखीय वेग v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये रेडियस है तो इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा तो इसका अवकलन भी होगा, इसका तो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा, इसका अवकलन होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्या बन जाएगा? अल्फा, कोणीय त्वरण। और ये ऐसा कैसा, तो इनके बीच में संबंध पूछे तो ये कर देना, और इनके बीच में संबंध पूछे तो ये कर देना। नोट करते जाना इनको, ठीक है, कॉपी चेक करूँगा जब आओगे, और टेस्ट होगा इन सभी का 26। गुण गति में क्या गया कार्य होता है? गुण गति देखो, बल इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, कार्य, कार्य क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य है यहाँ पे W। चलो ठीक है, बल की बजाय यहाँ पे गुणन गति के कारण तो क्या होता है? टॉर्क, और डिस्टेंस की बजाय क्या आता है? डी थीटा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ठीक है, और इनके ऊपर जैसे वेक्टर होता है ना, डॉट होता है तो कोशिट आता है, कोशिट हटाओगे तो इनके ऊपर डॉट आएगा, वेक्टर आ जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ, ये कितना है? मान लो थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डी थीटा मान लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, और इस पर जो घुमाते हैं ना किसी मतलब सेंटर से अकॉर्डिंग ऐसे राउंड, तो इस पर क्या लगता है? टॉर्क, मतलब बल कार्य लगेगा तो कार्य क्या होगा? टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, अब देखो ये चीज़ समझने का एक क्वेश्चन है। समान त्रिज्या के एक रिंग कोमा ठोस गोला, एक तो रिंग है, एक ठोस गोला है, ऐसे ठोस गोला। ठीक है, गोला किस में होता है? 3D में होता है, और चकती, चकती मान लो ये इसको चकती, तथा ठोस बेलन मान लिया ठोस बेलन है ये। तो नत्तल, जैसे मान लो ऐसे है, नत्तल का मतलब ये होता है ऐसे यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे, तो ये लुढ़काएंगे इसको। नत्तल सबसे
बाद में पहुँचेगा, सबसे बाद में कौन पहुँचेगा। देखो ये मैंने 3 फॉर्मूला लगाया, इनमें से कैसा क्वेश्चन बने। देखो 37 तो क्वेश्चन करवा ही दिए, ये मान लो 38, ये 39 और ये 40, इसके भी 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कुछ और काम की बात बताता हूँ इसमें। देखो आपसे पूछेगा कि कौन ज़्यादा जल्दी आएगा, तो टाइम का फॉर्मूला ये है, त्वरण का ये और वेलोसिटी का ये। वेलोसिटी पूछे तब ये, त्वरण पूछे तो ये, और टाइम पूछे तो ये। अब देखो k² अपॉन में r², जो अपना रिंग होता है ना उसके लिए k² अपॉन r² की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 4 ऐसा हो गया। और बाकी के लिए ना, इनके लिए इसकी वैल्यू 1 से क्या आती है, कम आती है, मतलब कि इस 1 से जैसे 1/2 आ जाएगा। चल मैं बता देता हूँ। देखो ये टेबल बना रखी है, मैंने पहले ही सोच लिया था। देखो वलय के लिए याद रखना, ये वलय के लिए ये पोर्शन मैंने आप क्लास में नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट ये कुछ मतलब फॉर्मूले टाइप ये याद रख लेना, अपना क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। वो पता है पहले तो देखो आपकी यूनिट में जिससे मतलब 4 चैप्टर हैं एक यूनिट में, 4 चैप्टर में 3 या 3.5 चैप्टर करवा दिए, 1-2 टॉपिक छोड़े थे, उन 1-2 टॉपिक में ये टॉपिक रह रहा है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा अगर MCQ सारे अटेंड करने हैं तो। नहीं तो मत करो भाई, हमारा क्या जाता है इसमें, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका घाटा है इसमें। वलय के लिए I = mk² = mr², तो ये k² अपॉन r² वैल्यू 1 होती है। शक्ति के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू 1। ये वलय का मतलब कि रिंग है भाई, वलय का मतलब क्या होता है, रिंग इंग्लिश शब्द है रिंग, और वलय को कहते हैं हिंदी में। और ठोस बेलन के लिए 1/2, शक्ति के लिए भी 1/2, गोले के लिए 2/5, और खोखले गोले के लिए 2/3 होता है, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लो, ठीक है। ये देखो वर्ताकार वलय द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, तो अक्ष की स्थिति व्यास के सापेक्ष, ठीक है, और तल में स्पर्श रेखीय अक्ष और तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखीय अक्ष। तो जड़त्व आघूर्ण की इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, यही है। ये टेबल ये मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगा, तो कोशिश करना है याद करने की। ये वाला पोर्शन याद रख लेना बस, ये वाला, ये ठीक है। मतलब वलय के लिए ये होगा। देखो वलय के लिए कंडीशन बोलेगा, वलय के लिए ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ये होता है, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ये होता है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो ये आप टेबल पढ़ लेना है, ठीक है। बस इससे बाहर फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। या पढ़ लेना भाई, ठीक है, टाइम खराब नहीं करो। ये क्वेश्चन देख लो, जड़त्व नियतांक किस प्रकार की भौतिक राशि है, प्रतिशत, ठीक है, टेंसर अभी पढ़ाया था इसे, मतलब जो मैंने नोट करके वैसे लिख रहा कि ये बुक के क्वेश्चन है। बुक लास्ट चैप्टर, बुक खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन दे, मतलब बुक में चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं, वो भी मैंने ऐड कर रखे हैं। देखो इसमें तो इतने ही थे बस, वो तो मैंने कैसे ना कैसे करके बुक से हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। किसी निकाय कुल कितने जड़त्व नियतांक, ये देखो यहाँ मैंने 6 कर रखा है, ये 9 है, ठीक है, ये गलत हो रहा है इसमें। और किसी पिंड पुष्कण कोणीय वेग उसके कोणीय संवेग किस प्रकार निर्भर करता है, ये भी करवा दिया, उत्क्रमणपथ होता है। और ये वर्ताकार शक्ति उसके सममित अक्ष के परिजड़त्व आघूर्ण, देखो अब इसको यहाँ देख लेना कि इसके अक्ष के सब रखो क्या था, प्रतिजड़त्व आघूर्ण किसके, वर्ताकार शक्ति के कारण, वर्ताकार शक्ति कहाँ है, ये देखो, तो इसका ये है ना, अक्ष के सापेक्ष कितना r²/2, ठीक है। तो ये आप इनको आप ये डायरेक्ट याद रखना वलय का। अब ऐसे ही वलय का, तो ये mr², ये तो था ही, अब शक्ति डबल होगी ना फिर ये इसके कारण और इसके कारण, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ठोस गोले के व्यास के परिजड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले के अच्छा ये नहीं हुआ है ना,
तो आप इसको यहाँ देख लेना, एक मिनट। हाँ, ठोस गोले का व्यास के प्रति जड़त्व गुण, यहाँ देख लेना, ठोस गोले का व्यास, ठोस गोले का व्यास के प्रति ये 2/5 mr², ठीक है भाई। कह रहा हूँ ना, टेबल याद कर लेना और ये कर लेना, सफिशेंट है आपके पेपर के लिए। बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान, ये क्या होता है, नियत होता है, बता दी। द्रव्यमान केंद्र के लिए ये सभी होते हैं, समक केंद्रित माना जाता है, सापेक्ष द्रव्यमान शून्य होता है, ये हो गया, ठीक है। द्विगुण तंत्र के द्रव्यमान में दूरी का अनुपात द्रव्यमानों के अनुपात के विद्युत का अनुपात होता है। मतलब कि द्रव्यमान केंद्र की दूरियों का अनुपात, द्रव्यमान केंद्र की दूरी का अनुपात r इज इक्वल टू द्रव्यमानों के अनुपात के, ये नीचे होता है ना अनुपात, m1 m2 प्लस ये, इसके तो क्या होता है, विद्युत का अनुपात होता है, ठीक है। पढ़ना, RCM करवा रखा है, RCM इज इक्वल टू ऊपर m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट m, और इनको टोटल क्या लिख रखा था, कैपिटल M, ठीक है। समान द्रव्यमान वाले द्विकण तंत्र का सामान्य द्रव्यमान होता है, वो तो m भाई क्या होता है, 2 होता है। समान द्रव्यमान होंगे तो पता है ना, ध्यान से देखना भी वीडियो पूरी आराम से, मैं बोल देता हूँ, बताया ना अभी, इसका मतलब बताया है कहीं ना कहीं। वो रॉकेट किस प्रकार का निकाय है, रॉकेट कैसा है, परिवर्तनशील, जैसे ही ऊपर जाता जाएगा और इसके अंदर का जो मास है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। केपलर के प्रथम नियम से ग्रह कैसे होते हैं, सूर्य के परिधि और कक्षाओं में चक्कर लगाए, प्रथम नियम ये है। और एक हल्की व भारी पिंड की गति समान व किसका संवेग अधिक होगा, भारी पिंड का क्या होगा, संवेग अधिक होगा। एक मिनट, एक सेकंड रहो, क्वेश्चन हो रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको पढ़ते हैं। और जैसे मान लो जो आपको लगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें ठीक लग रहा है ना, तो हर एक यूनिट के और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन पहले इनको पढ़ना, इनको पढ़ने के बाद टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, एक हल्की व भारी पिंड की गति जो समान होती है, तो डायरेक्ट तो ये बताया, लेकिन आप थोड़ा समझ लो इसको, अगर लास्ट क्वेश्चन है तो फुर्सत से देखो। गति का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², ये होता है, और ऊपर नीचे mm से गुणा कर दूँ तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1/2, ये बन जाएगा m², ये हटा दें यहाँ, m गुना m², और mv क्या होता है, p² और अपॉन में m, और अगर मैं p² चाहिए मेरे को, p² इज इक्वल टू क्या आएगा, 2mk। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखो, ये मैंने इसे निकाल दिया, तो आप अभी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम यहाँ से, ठीक है। देखो, तो एक तो हल्की और एक क्या है, भारी पिंड की गति, और तो हल्का पिंड है तो उसकी संवेग कम होगा, और भारी पिंड है तो उसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पिंड का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आ गई होगी बात, तो बस ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, और आप इसको पढ़ना, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करना, पूछना कि हाँ सर इस वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर डाल रखें, क्वेश्चन 10 को बताना है, 20 को बताना है, 25 को बताना है, मतलब कि एक्सप्लेन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ ये जो वैसे है सिंपल क्वेश्चन, और अब की बार मैं बोल रहा हूँ, अब पेपर में आने की तो कोशिश ऐसी है सिंपल ही क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी बाई चांस कोई डिफ़िकल्ट बनता है तो हम उसको और देखेंगे, पहले इनको अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है भाई। थैंक यू।